हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों को 2024 का पेपर हल कराएंगे जो जीव विज्ञान का है, 2024 में पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट 2024 जीव विज्ञान का पेपर है। पेपर कोड है 348 GH। अब आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे और उसका आंसर क्या होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आवृत बीजी पौधा होता है उसका भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है, क्योंकि जो भ्रूण होता है उसमें क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होते हैं और द्वितीयक केंद्र से जब क्या होता है, एक नर फर्टिलाइज कर लेता है तो तृतीयक त्रिगुणित का क्या करता है, निर्माण करता है। अगला है, विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के निदान में उपयोग किया जाता है। अगला, 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो आप सभी जानते हैं 27 × 108 में 27 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो आप सभी जानते हैं जो डाउन सिंड्रोम होता है ये क्या होता है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के त्रिसूत्रता के कारण होता है। यानी 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। ये भी नहीं है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण होता है। इसका ऑप्शन ये सही है। अगला है, जैव विविधता छत के कोई दो कारण लिखिए। तो आप जानते हैं जैव विविधता छत का जो कारण होता है, एक प्रदूषण होता है, एक आवासीय छत होती है और क्या होता है, मानव जात की जनसंख्या में वृद्धि। एक कारण ये है, आवासीय छत है, प्रदूषण होते हैं। अगला है, मानव में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। लिंग संलग्न है लेकिन क्या है, अप्रभावी है, तो कौन सा विकार है, हीमोफीलिया है। अगला क्वेश्चन है, 2 का ग है, IDU का पूरा नाम लिखिए। तो IDU का पूरा नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अगला क्वेश्चन है 2 का घ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नील हरित शैवाल का नाम लिखिए। तो एक एनावीना है, दूसरा नास्टाक है, आसिलेटेरिया है। ये सब क्या होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो आप जानते हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ये क्या तकनीक है। आप देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जिसका उपयोग DNA टुकड़ों को उनके आकार के अनुसार अलग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 का, चिकित्सीय सगर्भता समापन MPT से क्या तात्पर्य है। तो आप जानते हैं कि गर्भ का मतलब जो MTP होता है, सगर्भता समापन होता है, यानी गर्भ को क्या कर देना, समाप्त कर देना। आप देखेंगे इसके द्वारा स्त्री के गर्भ धारण करने के 3 माह से पूर्व के, यानी 3 माह से पूर्व के भ्रूण को गिरा दिया जाता है। आजकल इसको मान्यता मिल चुकी है। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। यह अनचाही सगर्भता से मुक्त पाने के लिए किया जाता है जो संघर्ष से जुड़े यौन संबंधों बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण होने वाली यौन सगर्भता होती है। आगे देखेंगे, मानव इंसुलिन क्या है। ये 3 का खा है, इंसुलिन एक हार्मोन है, यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मनुष्य में मधुमेह रोग का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा संभव है। इंसुलिन जानवरों सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता है। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा वो प्रतिरक्षा है जो शरीर में पैदा होने वाले विशेष एंटीबॉडी से किसी बीमारी या रोगजनक के प्रति प्राप्त होती है। ये स्टेरॉइड प्रोटीन है जो शरीर में रोगजनकों को मारने में मदद करती है। आप देखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर में टीकों के द्वारा बने बनाए प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते
हैं, जैसे सांप के काटने पर लगाए जाने वाला इंजेक्शन, टिटनेस का टीका। अगला क्वेश्चन है डीएनए एवं आरएनए में कोई दो अंतर। आप लोग इसका अंतर स्वयं लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आप लोगों को कि जो डीएनए होता है इसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में जो नाइट्रोजन समाचार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल और साइटोसिन होता है। अगला क्वेश्चन है 3 का अंगा, पारतंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए कि उत्पादकता क्या होता है पारतंत्र में। आप देखेंगे पारतंत्र में उत्पादकता हरे पादपों द्वारा समस्त संश्लेषित कार्बनिक भोज्य पदार्थों को संचित करने को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अब आप देखेंगे उत्पादकता के जो प्रकार होते हैं, प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता। देखेंगे प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया के फलस्वरूप उत्पादित कार्बनिक पदार्थों को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अगला है द्वितीयक उत्पादकता, जब किसी समुदाय में संचित पदार्थों की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक होती है तो इससे समुदाय के जीवभार में वृद्धि होती है। समुदाय के जीवभार में इस वृद्धि को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। अगला है शुद्ध उत्पादकता, उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग न किए गए कार्बनिक पदार्थों के संचय को शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्परिवर्तन का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो उत्परिवर्तन होता है वो क्या होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनके जीनों में क्या किया जाता है, फेरबदल किया जाता है। और जब फेरबदल किया जाता है तो आने वाले जीवों में क्या बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। तो इसमें देखेंगे जीवों के आनुवांशिक पदार्थ या जीन और इससे संबंधित गुणसूत्रों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है आप देख लीजिए, गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है, बिंदु परिवर्तन होता है। जो गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है आप लोग जानते हैं कुछ क्रोमोसोमीय विकार होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो इनके गुणसूत्रों में क्या होती है, एक गुणसूत्र की या तो कमी हो जाती है या तो एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो इसमें क्या होते हैं, जीनी परिवर्तन के माध्यम से या गुणसूत्रों के परिवर्तन के माध्यम से उत्परिवर्तन दिखाई देते हैं। आप अगला देखेंगे 4 का खा। 4 का खा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों को लिखना। 2 अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं आनुवांशिक के, तो इसमें देखते हैं। अगला देखेंगे जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या जीन में आवश्यकता अनुसार फेर बदल करके फेनोटाइप में बदलाव करना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ के रसायन में परिवर्तन करके इसे परपोषी जीव में प्रवेश कराकर फेनोटाइप में परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि जो जीन होते हैं दूसरे जीवों में प्रवेश कराकर उसके फेनोटाइप लक्षण में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और बड़ा बदलाव दिखता है। तो यही क्या होता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग होता है। जैसे कृषि क्षेत्र में क्या होता है, आप जानते हैं कि जो कृषि क्षेत्र होता है ट्रांसजीनिक पौधे का निर्माण होता है। ट्रांसजीनिक पौधों को बनाने के लिए क्या किया जाता है, जीनों का फेरबदल किया जाता है। आगे देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जीनों के माध्यम से क्या किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंसुलिन जैसे विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण भी किया जाता है। अगला देखेंगे न्यूक्लियोटाइड पर टिप्पणी लिखिए। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, जिसमें पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखेंगे प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड के डीऑक्सीराइबोस शर्करा अणु के 5वें स्थान का कार्बन प्रमाण फास्फोरिक अम्ल के एक अणु से 5 फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाता है, जिसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों के आधार पर
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं। तो जो 4 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन क्षार के आधार पर, जैसे नाइट्रोजन क्षार एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। तो इसके आधार पर पहला क्या होता है, डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल, डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल, डीऑक्सी साइटोडिलिक अम्ल और डीऑक्सी थायमिडिलिक अम्ल होते हैं। अब उसी का चौथे का घा है निमोनिया और अमीबता के लक्षण लिखिए। तो निमोनिया के लक्षण पहले देखेंगे कि क्या क्या निमोनिया के लक्षण होते हैं। तो निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, कपकपी, ज्वर, कफ व सिर दर्द होना। दूसरा है अधिकांश संक्रमण होने पर रोगी के ओंठ व नाखून नीले हो जाते हैं। अगला है पॉइंट, थूक के साथ रक्त आने लगता है। अगला पॉइंट है पेट फूल जाता है। तो इसी में क्या लक्षण लिखना, अमीबता के लक्षण लिखा है, ठीक है। तो देखेंगे अमीबता मतलब कुछ जातियां अमीबा की होती हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, एंट अमीबा जिंजियोवेलिस होती है, जो मानव शरीर में क्या होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव में पेचिस रोग उत्पन्न करता है, जिंजियोवेलिस पायरिया रोग उत्पन्न करता है। तो इसके लक्षण देखेंगे अमीबता के, पेट में ऐंठन होती है, बार बार दस्त लगते हैं, मल के साथ रक्त अथवा आंव भी आते हैं, हल्का बुखार बना रहता है, हल्का बुखार बना रहता है। अब अगला क्वेश्चन है 5 का सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका औषधीय उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसमें देखेंगे सूक्ष्म जीवों में उनके उत्पादों का औषधीय रूप में भी अत्यधिक महत्व है। जैसे एंटीबायोटिक होता है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। और ये एंटीबायोटिक दवा विभिन्न प्रकार के रोगों, डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोगों में क्या होते हैं, काम में लाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में स्टेफाइलोकोकस जीवाणु पर प्रयोग करते समय सर्वप्रथम पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड आदि घातक रोगों में अत्यंत लाभदायक होता है। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 5 का खा, एलर्जी पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है, एलर्जी पर टिप्पणी लिखना है। तो एलर्जी आप जानते हैं कि यह बाहरी वातावरण से होता है, चाहे धूल हो, डस्ट हो, जब त्वचा पर पड़ जाते हैं तो त्वचा के प्रतिक्रिया होती है जिससे लाल दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ये क्या होता है, एलर्जी होता है। आप देखिए क्या होता है, किसी एंटीजन या पर्यावरण पदार्थ के प्रतिक्रिया तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाता है। जो एंटीजन एलर्जी प्रतिक्रिया उद्दीपित करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं। एलर्जी एक प्रकार से त्वचा की प्रतिक्रिया होती है जो आमतौर पर किसी विशेष भोजन, कपड़े या ड्रग्स आदि जैसे पदार्थों के खिलाफ अपना रिएक्शन देती है, जो शरीर की बाहर की वस्तुओं से बनते हैं, जो शरीर की बाहर की वस्तुओं से बनते हैं, एलर्जी कहलाते हैं। ठीक है। अब एलर्जी के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं कि एलर्जी कितने प्रकार की होती है। जिसके एलर्जी के प्रकार में ड्रग्स एलर्जी, ड्रग्स के सेवन से भी एलर्जी होती है। खाद्य पदार्थों से एलर्जी, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे भी एलर्जी पैदा होती है। संपर्क होने वाले चर्म रोग, यानी जो भी ऐसे कुछ रोग होते हैं, चर्म रोग, जो संपर्क के आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। अगला है 5 का गा, अतिदोहन एवं सहविलुप्तता पर टिप्पणी लिखिए कि अतिदोहन क्या होता है और सहविलुप्तता क्या होता है। तो आइए जानेंगे पहले अतिदोहन। मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा, लेकिन जब आवश्यकता एवं लालच में बदल जाती है तब इस प्रकृति संपदा का अतिदोहन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा अतिदोहन से बहुत सारी जातियां विलुप्त हुई हैं, जिसके कारण व्यवसायिक महत्व की जातियां खतरे में हैं। अगला है सहविलुप्तता। जब कोई जात विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित दूसरे जंतु एवं पादप जातियां विलुप्त होने लगती हैं। जैसे कोई जानते हैं पृथ्वी पर जितने भी जात पाए जाते हैं सभी जातियां एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जब एक जात क्या होती है, जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक जात क्या हो जाती है, जब विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर रहने वाली वो भी जातियां क्या होती है, विलुप्त हो जाती हैं। तो दोनों जातियों का क्या हो जाता है, साथ साथ विलुप्त हो जाता है। इसी कारण से क्या कहा जाता है, सहविलुप्तता कहा जाता है। विलुप्त होने लगती है। जब एक परपोषी मत्स्य जात विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। तब एक जात के साथ दूसरी जात भी विलुप्त हो जाती है, सहविलुप्तता कहलाती है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है 5 का घा,
मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार पर टिप्पणी लिखिए। तो क्रोमोसोमीय विकार जो होते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं, पटाव सिंड्रोम होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम होते हैं, टाउन सिंड्रोम होते हैं, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। तो इसमें से क्या बताना, केवल 3 को बताना है। तो 3 में पहला क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये 21वें गुणसूत्रों में एकाध सूत्रता के कारण, यानी 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें एक जोड़ी गुणसूत्र क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। हाँ, सूत्रक कारण होता है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, यानी जब एक अधिक हो जाएगा तो 46 के बजाय कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। इसका वर्णन लैंग डाउन ने 1866 में किया था। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का माथा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, अंगूठा क्या होता है, ठूठा होता है, और मंद बुद्धि के होते हैं। कितने होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। अगला सिंड्रोम है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इनमें गुणसूत्र XXY गुणसूत्र होते हैं, अर्थात गुणसूत्र 47 होते हैं। इनमें भी एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इनमें पुरुषों व स्त्रियों के लक्षण क्या होते हैं, मिश्रण होता है। पुरुषों और स्त्रियों का भी लक्षण क्या होता है, मिश्रण होता है, क्योंकि XX गुणसूत्र है और Y हो गया तो XX से क्या होती है, स्त्री होती है, Y हो गया तो पुरुष का लक्षण आ गया, तो दोनों लक्षणों का क्या हो जाता है, सब मिश्रण हो जाता है। अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, ऐसी स्त्रियां जिनमें 2 लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक X गुणसूत्र उपस्थित होता है, इनमें 45 गुणसूत्र होता है, इनका कद छोटा, जननांग अल्प विकसित होता है। उसी पेपर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का 6 का आप देखेंगे कि 6 का क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण पर टिप्पणी लिखिए कि प्राकृतिक वर्ण क्या होता है। तो आप देखते हैं कि प्राकृतिक वर्ण एक प्रक्रिया है जिसमें एक आनुवंशिक भिन्नता द्वारा किसी सजीव के सर्वाइवल की प्रबल संभावना को बढ़ावा देता है, जो प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संख्या में संतत उत्पन्न करता है। 6 प्रश्न संख्या 6 में का हो गया, 6 का खा है, दृश्य प्रारूप एवं जीन प्रारूप में विभेद उत्पन्न कीजिए। तो देखते हैं दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप में क्या अंतर होते हैं। जीन प्रारूप जीव की आनुवंशिक संरचना को व्यक्त करता है और उसके लक्षण प्रारूप के लिए जिम्मेदार है। लक्षण प्रारूप जीव के विकसित एवं प्रदर्शित आनुवंशिक लक्षण, जैसे F2 पीढ़ी में मटर के पौधे का लंबापन और नाटापन लक्षण प्रारूप है। और कैपिटल D स्मॉल d व स्मॉल d जीन प्रारूप है, क्योंकि जैसे कोई लक्षण आप देखकर बता सकते हैं कि ये लंबा है, ये बौना है, तो इसके क्या हो जाएंगे, दृश्य प्रारूप के अंतर्गत यानी फेनोटाइप के अंतर्गत आएंगे। उसी क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पूछ रहा है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी विशेषकों पर टिप्पणी लिखना है। तो जैसे आप जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों को चयन किया था, लेकिन मटर के पौधों में 7 विपर्यासी लक्षण लिया था, और 7 विपर्यासी लक्षण में आप जानते हैं प्रभावी और अप्रभावी के आधार पर लिया था। तो आइए देखते हैं कि 7 लक्षण कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर लक्षण हो जाएगा, और लक्षण में क्या थे, प्रभावी भी थे और क्या थे, अप्रभावी थे। क्या थे, अप्रभावी थे। तो आप जानते हैं लक्षण में पहला लक्षण था पौधों की लंबाई। क्या था, पौधों की लंबाई। पौधों की लंबाई, तो पौधों की लंबाई में क्या था, प्रभावी क्या था, लंबा था, और अप्रभावी क्या था, बौना था। इसी तरीके से पौधों की लंबाई के बाद लिया था बीज का आकार। क्या था, बीज का आकार। बीज का आकार, बीज का आकार क्या था, गोल था और झुर्रीदार। क्या था, झुर्रीदार। ये अप्रभावी है, ये प्रभावी है। फिर क्या था, बीज का रंग। क्या था, बीज का रंग पीला था और क्या था, हरा था। क्यों, ये हरा क्या है, अप्रभावी, पीला क्या है, प्रभावी है। आप देखेंगे फली का आकार। क्या है, फली का आकार। फली का आकार में क्या था, फली का आकार आप जानते हैं फूली हुई, फूली हुई, और क्या था, सिकुड़ी हुई। क्या था, सिकुड़ी हुई। फली का रंग क्या था, फली का रंग क्या था, आप जानते हैं फली का रंग क्या था, हरा था और क्या था, पीला था। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग बैगनी था और क्या था, सफेद। क्या था, सफेद। पुष्प की स्थिति,
पुष्प की स्थिति कक्षस्थ थी, कक्षस्थ था और शीर्षस्थ। ये क्या थे? प्रभावी और अप्रभावी के रूप में 7 लक्षण थे, जिसमें से आप जानते हैं जो विपर्यासी विशेषक होते हैं ये प्रभावी और अप्रभावी के रूप में 7 लक्षण को चुना था, जिसमें पौधों की लंबाई, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति के अनुसार प्रभावी और अप्रभावी के अनुसार पौधे की लंबाई में लंबा बौना, बीज के आकार में गोल झुर्रीदार, बीज के रंग में पीला हरा, फली के आकार में फूली हुई सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा पीला, पुष्प का रंग बैगनी सफेद और पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और शीर्षस्थ। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का घ, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी 2 पर लिखा था, एक जैव सूचना विज्ञान पर था और एक एमनियोसेंटेसिस पर था। तो आप पहले जैव सूचना विज्ञान के बारे में देखेंगे, जैव सूचना विज्ञान क्या कहता है। आप देखते हैं विज्ञान का वो क्षेत्र जो बड़ी मात्रा में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्र करने, संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर डेटाबेस, गणित और सांख्यिकी का उपयोग करता है। जैव सूचना विज्ञान का उपकरण आनुवांशिक और जीनोमिक डेटाबेस की तुलना करने में सहायता है और आमतौर पर आणविक जीव विज्ञान के विकासवादी पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। अब देखेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या कहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं उनके जन्म से पूर्व उनका क्या होता है, इलाज होता है। अगर उसमें ज्यादा परेशानियां दिखाई देती हैं तो गर्भ को क्या गिरा दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे जन्म से पूर्व रोग निदान को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। गर्भ में एमनियोसेंटेसिस द्रव तैरता रहता है। इंजेक्शन की सहायता से माता के गर्भाशय में से द्रव का सैंपल लिया जाता है। इस विधि द्वारा गर्भावस्था के प्रारंभ से ही गर्भ की उपापचयी अव्यवस्थाओं का बोध होता जाता है। किसी घातक अव्यवस्था की दशा में गर्भ को गिरा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है 7 का है और 7 का अथवा है। तो पहले आप 7 का क्वेश्चन देखेंगे कि संवाहक में क्लोनिंग हेतु विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप देखेंगे कि इसकी क्या व्याख्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोनिंग है 3 विशेषताएं होती हैं। 3 विशेषताओं में आप जानते हैं कि वो 3 विशेषताएं क्या होती, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है प्रतिकृति की उत्पत्ति, दूसरा होता है वर्ण योग चिन्हक और तीसरा होता है प्रतिबंधन क्लोनिंग स्थल। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि संवाहक क्लोनिंग में विशेषताओं की व्याख्या में क्या दिया है कि क्लोनिंग संवाहक एक छोटा डीएनए अणु है जो किसी उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकता है, जिससे किसी विदेशी डीएनए को जोड़ा जा सकता है। आप देखेंगे एक क्लोनिंग संवाहक में क्लोनिंग के लिए निम्नलिखित 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 प्रतिकृति की उत्पत्ति, दूसरा वर्ण योग चिन्हक और तीसरा प्रतिबंधन क्लोनिंग स्थल। तो नंबर 1 देखेंगे प्रतिकृति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो इसमें देखेंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में एक PBR322 जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, उसमें PBR322 में देखेंगे कि यहाँ पर देख ओरिजिन ऑफ, तो एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर क्या हो, डीएनए की द्विगुणन की क्या हो, शुरुआत हो या प्रारंभ हो, ओरिजिन हो, उत्पत्ति हो। तो इसमें देखेंगे प्रत्येक प्लाज्मिड में कम से कम एक ऐसा नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम होता है जहां से डीएनए की प्रतिकृति प्रारंभ होती है। जहां से डीएनए की प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। और एक प्लाज्मिड 2 में गुणित हो जाता है। एक जो प्लाज्मिड डीएनए होता है उसमें क्या होता है, एक प्लाज्मिड क्या होता है, 2 में गुणित हो जाता है। 2 में गुणित हो जाता है। अगर किसी विदेशी डीएनए खंड को प्लाज्मिड में निवेशित करा दिया जाए और प्लाज्मिड को पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो प्लाज्मिड के साथ साथ विदेशी डीएनए की प्रकृति हो जाती है। अतः प्रतिकृति ओराई की उत्पत्ति प्लाज्मिड संवाहक रिकॉम्बिनेंट डीएनए में अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ओराई है और यहाँ से जब उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है तो इसकी अनेक प्रतिलिपियां इससे क्या होती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। अगला है आपका वर्ण योग चिन्ह सिलेक्टेबल मार्कर। इसमें देखेंगे संवाहक पर कुछ ऐसे जीन होने आवश्यक है जिनकी उपस्थिति का संवाहक के साथ पोषक कोशिका में उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है।
जैसे आप जानते हैं एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरोफेनेकाल आदि एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोध प्रदान करने वाले जीन्स के को वर्ण योग चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन ये इस भाग के लिए क्या रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो कुछ ऐसे रेजिस्टेंस जीन होते हैं जिसके क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोधी प्रदान करते हैं। अगला है तीसरा प्रतिबंधन स्थल, क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट देखेंगे क्या होता है, प्लाज्मिड पर विदेशी डीएनए के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पहचाने गए स्थलों को प्रतिबंधन स्थल कहते हैं। इन स्थलों पर क्षारक युग्मों का पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होता है। किसी भी संवाहक में कम से कम एक प्रतिबंधन स्थल होना अति आवश्यक होता है। जैसे कि प्लाज्मिड संवाहक में PBr32 में हिंड थर्ड क्या दिया है, हिंड थर्ड, बाम H1, सेल फर्स्ट। आप देखें PBU फर्स्ट, PBU सेकेंड, इको R1, ये ऐसे क्या होते हैं, प्रतिबंधन स्थल होते हैं जहां पर क्या होती है, वहीं से शुरुआत होती है। इनका होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। और यहाँ पर एक क्षारक युग्मों का पॉलिन अनुक्रम है। तो पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि उल्टा सीधा एक समान। जैसे हिंदी भाषा में एक शब्द सुने होंगे मलयालम, तो मलयालम दोनों तरह से पढ़ने में क्या होता है, एक समान होता है। नंबर जो 8 है, आवृत्ति बीजी पौधों में तिर संलयन की क्रिया विधियों का वर्णन करना है। यानी एक आवृत्ति बीजी पौधों में तिर संलयन की प्रक्रिया कैसे होती है, उसी के बारे में हमें लिखना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि तिर संलयन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो एक भ्रूण कोश होता है उसमें निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। जो निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं उन्हें एंटीपोडल सेल बोलते हैं। जो बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, एक क्या होती, अंड कोशिका होती है और 2 क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, यानी सहायक कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। तो अभी इसका क्रियाविधि में आप लोगों को चित्र में बताएंगे, लेकिन जो इसका थोड़ा बहुत थ्योरी है देखते चलिए, उसके बाद चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को पूर्णतया हल करा दूंगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आवृत्ति बीजी पौधों में तिर संलयन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप जानेंगे कि तिर संलयन की प्रक्रिया क्या होती है या तिर संलयन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि प्राग नलिका से मुक्त दोनों नरिग्मक, यानी प्राग नलिका से मुक्त दोनों नरिग्मक में से एक नरिग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नरिग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है। कैसा भ्रूणकोश बनाता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है। तीनों केंद्रकों का यह संलयन तिर संलयन कहलाता है। यानी तीनों केंद्रकों का यह संलयन क्या कहलाता है, तिर संलयन कहलाता है। अब देखेंगे तिर संलयन तो हो गया, लेकिन इसमें देखेंगे प्रागण के फलस्वरूप प्रागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी प्रागण के फलस्वरूप जो प्रागण की क्रिया होती है, जब प्रागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। प्रागकण अंकुरित होकर प्राग नलिका बनाते हैं। यानी जब पहुंचते हैं तो जो प्रागकण होते हैं, प्रागकण क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। क्या जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। और जब अंकुरित हो जाते हैं तो प्राग नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। जब प्राग नलिका अंकुरित होकर प्राग नलिका बनाते हैं, प्राग नलिका में से जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नरिग्मक बनाती है। इसमें क्या होता है, जब प्रागकण आते हैं तो जो जनन कोशिका होती है, यानी प्रागकण होते हैं, क्या होते हैं, विभाजित होकर 2 नरिग्मक बनाते हैं। जब 2 नरिग्मक बनाती हैं, प्राग नलिका नरिग्मक को भ्रूणकोश में पहुंचाती है। जो प्राग नलिका होगी यह नरिग्मक को क्या कैसे पहुंचाएगी, भ्रूणकोश में पहुंचाएगी। यानी प्राग नलिका नरिग्मक को भ्रूणकोश में पहुंचाती है। भ्रूणकोश में से एक नरिग्मक अंडकोशिका या मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाता है तथा दूसरा नरिग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक बना लेता है। तिर संलयन की यह प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। अगर कोई पूछेगा
तिरसंलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तिरसंलेखन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो तिरसंलेखन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। अब आप देखेंगे एक फिगर के माध्यम से कि जैसे ये क्या है, ये एक पुष्प है, जैसे मान लीजिए पुष्प आप देखेंगे, पुष्प होता है, ये इसका करोला है, इसका वर्तिकाग्र है, इसका पुंकेसर है, क्या है, पुंकेसर है। अब इसमें क्या होगा, जब पराग इसके अंदर क्या होगा, बीजांड होगा, क्या होगा, बीजांड होगा, और बीजांड की संरचना ऐसे होती है, ठीक है। जब बीजांड की संरचना ऐसे होती तो इसी संरचना को मैंने क्या कर दिया, बाहर बना दिया, क्या बना दिया है, बाहर बना दिया। थोड़ा इसके माध्यम से समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले मैं एक इसमें इसके अंदर क्या होती है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर एक बीजांड की संरचना बनाता हूं। कैसे संरचना बनाएंगे, बीजांड की संरचना बनाएंगे। ये बीजांड की संरचना है। बीजांड में आप जानते हैं ये क्या भाग है, ये निभाग है, क्या है, निभाग है। चला जा, निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतमुख कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतमुख कोशिका बोलते हैं। एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। बीजांड द्वार है, ये क्या है, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, ये क्या है, बीजांड द्वार है। ये क्या है, बीजांड वृंत है, क्या है, बीजांड वृंत, फ्यूनिकल, ठीक है। आप बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। इस कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका, एग सेल। सिनर्जिड्स, ध्रुवीय केंद्रक होता, 2 ध्रुवीय केंद्रक, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। ये क्या है, बीजांड है, ये क्या है, बीजांड है, बीजांड काय है, ये क्या है, भ्रूण कोश, क्या है, भ्रूण कोश है। अब आप इस तरीके से देख रहे हैं, इसमें कितने भाग पाए जाते हैं। अब क्या होता है इसमें, इसकी क्रियाविधि में क्या होते हैं, जब परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, शर्करा तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिससे परागकण क्या होता है, फूलकर बड़ा हो जाता है। और फूलकर जब बड़ा हो जाता है तो जो परागकण होते हैं उसमें क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं। उस जनन छिद्र से क्या होती है, पराग नलिका निकलती है। जब परागकण नलिका निकलती है तो परागकण क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। और जब परागकण अंकुरित हो जाता है तो परागकण जो होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, इसी पराग नलिका में प्रवेश कर जाते हैं। जब पराग नलिका में प्रवेश कर जाते हैं तो पराग नलिका में विभाजन के फलस्वरूप ये जो परागकण होते हैं 2 नर युग्मक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, एक वर्धी कोशिका होती है जो पराग नलिका का निर्माण करती है, और पराग नलिका का निर्माण करते हुए ये बीजांड द्वार से क्या करती है, नर युग्मकों को भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। किसमें, भ्रूण कोश में क्या करती है, प्रवेश करती है। जब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो दोनों नर युग्मक जो होते हैं, एक नर युग्मक जो होता है अंड कोशिका से फर्टिलाइज कर लेता है, और एक नर युग्मक क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित कर लेता है। ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित करने के बाद क्या होता है, प्राथमिक भ्रूण कोश का क्या करता है, निर्माण करता है। और जो अंड कोशिका से निषेचित करता है या मादा युग्मक से जब निषेचित करता है तो भ्रूण का निर्माण होता है।
जो द्वितीयक केंद्रक से निषेचित करता है। यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक था, 2 केंद्रक थे ही और एक नरिगमक से एक केंद्रक गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, थिरियन हो गए। क्या हो गए, थिरियन हो गए। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई, तिरसमेकन कहलाया। क्या कहलाया यह प्रक्रिया, तिरसमेकन कहलाया। जो तिरसमेकन की प्रक्रिया होती है यह क्या होती है, भ्रूण कोश के अंदर होती है। कहाँ होती है, भ्रूण कोश के अंदर होती है। ये भ्रूण कोश क्या होते हैं, विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। और जब भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं तो ये विकसित हो रहे, जो निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण हो रहा है, ये विकसित हो रहे जो भी भ्रूण होता है उसको पोषण देने का कार्य करते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, जो तिरसमेकन की क्रियाविधि होती है इस तरीके से पूरी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में अथवा भी है। क्या है, अथवा भी है। तो अथवा का जो क्वेश्चन है, देखते हैं कि अथवा का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अथवा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो कौन कौन से पर टिप्पणी लिखना है, तो आप देखेंगे कि मानव रक्त में लसकाण पर टिप्पणी लिखना है और अपसारी विकास में टिप्पणी लिखना है। अब आप क्या करेंगे, हम लोग मानव रक्त में लसकाण पर पहले टिप्पणी लिखेंगे, उसके बाद अपसारी विकास पर टिप्पणी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का का लिखेंगे। 8 का का जो है, मानव रक्त में लसकाण, यानी मानव रक्त में जो लसकाण होता है उसका क्या महत्व होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसी के बारे में लिखना है। आप देखेंगे कि लसिकाण लसिका में मौजूद रक्त कणिकाएं होती हैं। लसिकाण जो होता है, लसिका में मौजूद रक्त कणिकाएं होती हैं। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है। कैसा तरल पदार्थ होता है, रंगहीन तरल पदार्थ होता है, जिसमें प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और लसिकाण होते हैं। जो लसिका होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होते हैं और लसिकाण होते हैं। लसिकाण एक तरह की श्वेत रक्त कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है लसिकाण, श्वेत रक्त कोशिका होती है। लसिकाओं की उत्पत्ति परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन लसिकाभ अंगों में होती है। इसकी उत्पत्ति या प्रचुरोद्भवन कहाँ होता है, लसिकाभ अंगों में होती हैं। जैसे अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथ प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं। आपसे कोई पूछेगा प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन से हैं, तो अस्थिमज्जा और थाइमस क्या हैं, ग्रंथ प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं। इसमें अपरिपक्व प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन होते हैं। ये कोशिका विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती है। हमारे शरीर में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती है। वो कौन से 2 विशेष प्रकार के लसिकाण होते हैं, एक होता है बी लसिकाण और एक होता है टी लसिकाण। बी लसिकाण हमारे शरीर में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोग जनकों से लड़ सके। यानी आप जानते हैं कि जो लसिकाण होता है ये क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ रोग जनकों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। अब आपका का पूरा हो गया। दूसरा क्या है, अपसारी विकास, यानी अपसारी विकास किसे कहते हैं। तो अपसारी विकास देखेंगे, किसी एक जात के जीव जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, एक जात के जीव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में अपने अपने क्षेत्र के पर्यावरण के अनुरूप आकारिक परिवर्तन होने लगते हैं। यानी अपने अपने क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्रों के बीच क्या होने लगता है, आकारिक परिवर्तन होने लगते हैं। इससे पूर्व जाति की मूल समष्टि कई नई समष्टियों में बट जाती है। यानी जो पूर्व जात होती है वो क्या होती है, कई नई समष्टियों में बट जाती है। इससे अनुकूली अपसरण कहते हैं। जब कई समष्टियों में बट जाती है उसे क्या कहते हैं, अनुकूली अपसरण कहते हैं। इस प्रकार अलग हुई प्रत्येक समष्टि नई जाति में विकसित हो जाती है। यानी प्रत्येक समष्टि किसमें विकसित हो जाती है, नई जातियों में विकसित हो जाती है। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बनने वाली इन नई जातियों को विस्थानिक देशीय जातियां, बनने वाली नई जातियों को क्या कहेंगे, विस्थानिक देशीय जातियां, तथा उनके उद्भवन को विस्थानिक जात उद्भवन कहते हैं। उनके उद्भवन को क्या कहते हैं, विस्थानिक जात उद्भवन कहते हैं। इस प्रकार जात का विकास अपसारी विकास कहलाता है।
इस प्रकार का विकास जो होता है या इस प्रकार की जातियों का जो विकास होता है अपसारी विकास कहलाता है। इसके उदाहरण देख लीजिए। अपसारी विकास द्वारा आदिम चूहों जैसे कीटभक्षी, वृक्षवासी आदि पूर्वजों से यूथीरिया अधवर्ग के आधुनिक स्तनियों का विकास हुआ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी के आगे का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिखिए। किस पर लिखना है? बायोस्फीयर रिजर्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है और राष्ट्रीय उद्यान पर क्या करना है? निबंध लिखना है। अब इसमें प्रश्न संख्या 9 भी है और प्रश्न संख्या 9 का अथवा भी है। तो अथवा आप लोगों को इसके बाद के वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप लोग प्रश्न संख्या 9 का आंसर देखिए कि अब देखेंगे आप लोग कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व रक्षित जंगली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? रक्षित जंगली क्षेत्र है जहां वन्य जीव के साथ साथ कुछ पौधों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। यानी वन्य जीव के साथ साथ किसको प्राप्त होता है? संरक्षण। पौधों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थों तथा जंतु समुदायों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है। चाहे वो पादप हों चाहे वो जंतु हों, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्या किया जाता है? फलने फूलने दिया जाता है। अब देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। अब देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र क्या बता रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को निम्नलिखित जोन या क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं बायोस्फीयर के? देखेंगे पहला है क्रोड जोन या क्षेत्र। यह बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्रीय भाग है। कैसा भाग है? केंद्रीय भाग है। दूसरा है बफर क्षेत्र। यह क्रोड क्षेत्र के ठीक बाहर होता है। कैसा होता है? ठीक बाहर होता है। पर्यटन क्षेत्र, इसमें मानव के विभिन्न क्रियाओं की अनुमति होती है। इसमें मानव की क्या होती है? विभिन्न क्रियाओं की अनुमति होती है। अगला है कृषि क्षेत्र। इस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं। ये क्या थे? बायोस्फीयर के रिजर्व क्षेत्र थे। अब आप देखेंगे बायोस्फीयर का महत्व। बायोस्फीयर का महत्व क्या है? पौधों व जंतु समुदायों को विभिन्न एवं परिशुद्धता का संरक्षण करना। अगला है शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अनुकूल अवसर प्रदान करना। अगला है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। ये क्या था? बायोस्फीयर का महत्व था। अब इसी में आपको क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान। हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। देखेंगे वन्य जीव की उन्नत एवं फूलने फलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इन क्षेत्रों को वानिकी चरण तथा कृषि संबंधी कार्यों की मनाही होती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप पर निषेध होता है। भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे। भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। जैसे नंबर 1 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरा है वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। ये हाथी शेर तेंदुआ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये बालघाट मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भौंकने वाले मृग तथा बाघ के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। अगला है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये एशियाई शेर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। ये रिच जंगली शोर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि आप लोगों का कक्षा 12 का अंशाल चल रहा था और अंशाल में जीव विज्ञान का अंशाल चल रहा था और पेपर कोड था अंशाल का 348 GH, जिसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन तक बता दिए गए थे। लेकिन 9वें क्वेश्चन में क्या था? अथवा था। क्या था? अथवा था। अथवा 9वें क्वेश्चन में क्या था? अथवा। तो अथवा का क्वेश्चन आज सॉल्व करा के आप लोगों का कंप्लीट पेपर कोड 348 GH आज पूर्णतः आप लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा।
अब आप देखिए कि 9वां का क्वेश्चन जो है वो क्या बता रहा है, क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी। क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो संक्षिप्त टिप्पणी देखते हैं किस पर लिखना है। का है मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग एवं भविष्य में चुनौतियां, यानी मानव जीनोम परियोजना का मतलब क्या होता है, उसका अनुप्रयोग और भविष्य में चुनौतियां लिखना है। दूसरा क्या, संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग तो आप लोग जानते ही हैं कि वो रोग क्या होता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, संचरित हो जाते हैं, चाहे जल के द्वारा, चाहे वायु के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रकार के जीवाणु विषाणु कवक के द्वारा, वो क्या होते हैं, संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि 9 का अथवा का क्या कह रहा है कि मानव जीनोम परियोजना। तो पहले आप देखेंगे मानव जीनोम परियोजना क्या होता है। यह अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जिस पर बहुत देश मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए एक साथ कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जीनोम का संगठन, संरचना, कार्य का विस्तृत विवरण प्राप्त करना। अब आप देखेंगे इसमें क्या अनुप्रयोग एवं भविष्य की चुनौतियां क्या हैं। अनुप्रयोग एवं भविष्य की चुनौतियां देखिए, डीएनए के अनुक्रमों के अध्ययन से प्राप्त आंकड़े तथा शोध कार्यों से प्राप्त जानकारी से आने वाले समय में जैविक तंत्र यानी बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने में बहुत आसान होगी। क्या होगी? बहुत ही आसान होगी। इस बृहद कार्य को करने में विश्व के अनेक सार्वजनिक एवं असार्वजनिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपना योगदान दिया। मानव जीनोम अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इससे जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सका है। प्रारंभ में शोधकर्ता एक समय में एक या कुछ ही जीन्स का अध्ययन कर पाते थे, एक या कुछ ही जीन का अध्ययन कर पाते थे। पूर्ण जीनोम एवं नई तकनीकों के आधार पर अब काफी व्यापक स्तर पर व्यवस्थित तरीकों द्वारा अनेक विवादों को सुलझाने में सहायता मिलती है। इन विधियों के द्वारा अनेक रोगों के कारणों का पता लगाया जा सका है। भविष्य में अनेक समस्याओं को सुलझाने तथा मानव जीनोम को सुधारने का कार्य किया जा सकेगा। इस तरीके से आप लोगों का 9 का क्या हो गया, यहां तक आप लोगों का हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए आप लोगों का 9 का हो गया था। 9 का जो मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग में भविष्य की चुनौतियां हो गया था। अब दूसरा आपका इसमें संक्षिप्त टिप्पणी था संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग का मतलब आप लोग जानते हैं कि वह रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवाणु विषाणु कवक द्वारा हमारे शरीर में फैलते हैं, चाहे दूषित जल द्वारा, चाहे दूषित भोजन से, तो वो क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं और वो हमारे शरीर में रोग फैलाकर हमें संक्रमित कर देते हैं। तो देखिए संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग हानिकारक जीवों के कारण होने वाली बीमारी है जो बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं, बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे नजला, जुखाम, मलेरिया, गोनेरिया, सिफिलिस आदि संक्रामक रोग जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोअन्स कृमि आदि द्वारा फैलते हैं। देखिए संक्रामक रोगों का संचारण, ये संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष संचारण, जो प्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, प्रत्यक्ष रूप में संपर्क द्वारा, प्रत्यक्ष रूप में संपर्क द्वारा, स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, वायु द्वारा, छींकने, खांसने, थूकने व बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति से निकलने वाले सूक्ष्म बिंदुकों द्वारा। सूक्ष्म बिंदुकों का मतलब होता है जब हम बातचीत करते हैं तो मुंह से कहिए तो कुछ तरल द्रव निकलते हैं बल के रूप में, वो क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, वायु द्वारा फैल जाते हैं। किसी जंतु के काटने जैसे कुत्ता, मच्छर, खटमल आदि से क्या होते हैं, फैलते हैं। रक्त आधान द्वारा, किसके द्वारा फैलते हैं, रक्त आधान द्वारा। अगला परोक्ष संचरण। परोक्ष संचरण में देखेंगे संदूषित जल व भोजन द्वारा। दूसरा है संदूषित कपड़ों, बर्तन व सर्जिकल औजारों द्वारा। अगला है गंदे हाथों व अंगुलियों द्वारा, गंदे हाथों व अंगुलियों द्वारा। अब आप देखेंगे संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं निवारण कैसे होता है। संक्रामक रोग छूत के रोग हैं जो शीघ्र ही महामारी का रूप ले लेती है, अतः इसका नियंत्रण एवं निवारण आवश्यक है। अगला देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता द्वारा, अपने शरीर को साफ करना, प्रतिदिन स्नान करना व हाथ धोकर भोजन करना। अगला है पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करना, फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना, अगला है खाने के सभी सामान को ढककर रखना,
सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना, पानी के गड्ढों व दलदल स्थानों की सतह पर मिट्टी का तेल डालना। अगला है सामान्य मानव संक्रामक रोग। कुछ ऐसे रोग होते हैं, सामान्य होते हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, सर्दी है, जुकाम है। ये क्या होते हैं? कुछ ऐसे जीवाणु कवक प्रोटोजोन्स द्वारा हमारे शरीर में फैलते हैं, जैसे जुकाम राइनो वायरस द्वारा, डेंगू बुखार एडीज मादा मच्छर के, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस द्वारा, चिकनगुनिया वायरस द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा टाइफाइड, निमोनिया, प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया और अमीबत्ता। इस तरीके से आप लोगों का जो अंशाल्प 2024 का 348 जीएस था, आज पूर्ण रूप से एकदम 9 के अथवा का और खा पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए।